ओके तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पानी की जो सरफेस है वो किस तरह बिहेव करती है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। क्या प्रूफ है कि अगर आप ब्रश को पानी में डुबा के बाहर निकालोगे तो उसका ब्रश का जो एरिया है देखिए कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ देखिए एरिया ज़्यादा है और यहाँ एरिया कम है, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या चाहती है, अपने एरिया को कम से कम करना चाहती है। तो इसके पास भी यही प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की सरफेस के पास। ओके ओके इसी बात को हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको, ये हमारी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके देखिए इसका आंसर कैसा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले आप सरफेस फिल्म को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है मैंने लास्ट लेक्चर में सरफेस फिल्म बताया नहीं था, तो पहले आप थोड़ा सा सरफेस फिल्म को समझ लीजिए कि सरफेस फिल्म किसे कहते हैं। ओके तो ये हमारा एक कंटेनर है लिक्विड का, ओके, और ये लिक्विड के कंटेनर की सरफेस, इसमें अंदर सब पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये लिक्विड के कंटेनर की जो सरफेस, ये जो हमारी लिक्विड की सरफेस है, ये इसका एक मॉलिक्यूल, ओके। और इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको बहुत अच्छे से पता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। हाँ, उसी तरह कोई भी यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते और ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, और ये यहाँ पर कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, कोहेसिव फोर्स की रेंज के बराबर, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका ये जो रेडियस है ये कितना होगा, 10⁻⁹ मीटर, कोहेसिव फोर्स की रेंज के बराबर, दैट इज रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर। उसी तरह इसका भी कितना होगा, 10⁻⁹ मीटर, इसका भी कितना होगा, 10⁻⁹ मीटर। इन सबको मिलाकर एक मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो ये जो बीच की लेयर है, ये लेयर, ये पानी की ये जो लेयर है, ये लेयर कहलाएगी हमारी सरफेस फिल्म, ओके। अब देखते हैं हम लोग हमारा टॉपिक। अब देखिए, एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 3 मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। एक ये मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और ये मॉलिक्यूल सी, जिसमें मॉलिक्यूल ए जो है वो डीप इनसाइड द वाटर है। मॉलिक्यूल ए कैसा है, डीप इनसाइड द वाटर है। मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी कहाँ पर है, सरफेस फिल्म पर है, ठीक है ना। ओके देखिए हमने यहाँ पर भी ये लिखा है, 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, ए बी सी, सच दैट मॉलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड एंड मॉलिक्यूल बी विद इन द सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म के अंदर है, और सी कहाँ पर है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये सी मॉलिक्यूल का है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझ में आ गई। अब देखिए इसके नीचे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारा, अब मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं हम लोग। ये मॉलिक्यूल ए को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये है मॉलिक्यूल ए। इसके ऊपर अगर फोर्स की बात करें हम लोग कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही, देखिए ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है और ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स है। उसी तरह इस मॉलिक्यूल को ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा है और इस मॉलिक्यूल को नीचे वाला भी मॉलिक्यूल खींच रहा है। तो ये ऊपर से लगने वाली फोर्स नीचे से लगने वाली फोर्स को कैंसिल कर दी क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स है। उसी तरह इसके साथ भी ऐसा ही होगा और इसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पर कितनी, 0। नेट फोर्स कितनी रहेगी इस मॉलिक्यूल पर, 0। तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितनी है, 0। देखिए लिखे हम लोगों ने कि मॉलिक्यूल ए इनसाइड द लिक्विड है, इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। इसका पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी कैसा है, इनसाइड द लिक्विड है, ठीक है। मॉलिक्यूल इज एक्टेड बाय इक्वल कोहेसिव फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन, से चारों डायरेक्शन से ये कोहेसिव फोर्स इसको अपने इस मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, है ना। इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस मॉलिक्यूल पर, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं। देखिए लिखेंगे कैसा हम लोग इसको मिटा देता हूं मैं सरफेस फिल्म को। ठीक है, हाँ अब मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं हम लोग।
मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं हम लोग। ये है हमारा मॉलिक्यूल बी, जो कि क्या है, विद इन द सरफेस फिल्म है। ठीक है, ओके। इसका मोस्टली पार्ट जो है वो लिक्विड में है, और थोड़ा सा पार्ट ये जो व्हाइट कलर का है, थोड़ा सा पार्ट कहाँ पर है, एयर में है ना। देखिए, द बी इज मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड बट सम पार्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट इन द एयर। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, ये देखते हैं हम लोग। क्या इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 होगी? ओके, देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये हमारा मॉलिक्यूल है बी, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इधर से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स है, दोनों इक्वल और अपोजिट। तो ये कंपोनेंट इसका इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। उसी तरह ये कंपोनेंट इसका इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, ये कंपोनेंट इसका इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। इस कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग। इस कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला ऊपर कौन है? ये जो है ऊपर इसके एयर है, और एयर की डेंसिटी इतनी नहीं होती कि वो मॉलिक्यूल को ऊपर खींच ले, है ना। तो इस कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर? बाकी तो कंपोनेंट सारे कैंसिल हो गए, लेकिन ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है ये बाकी है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगी हो कैसी लगेगी? डाउनवर्ड रहेगी। देखिए, ये लिखे हमने, कोहेसिव फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। देन द कोहेसिव फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये कैसा महसूस करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में महसूस करेगा। ओके, हाँ। अब नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूल सी की बात करते हैं हम लोग। ओके, अब मॉलिक्यूल सी की बात करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल सी देखिए, मॉलिक्यूल सी जो है ये 50% एयर में है और 50% पानी में। हाफ जो है वो वाटर में है और हाफ अबाउ द और हाफ एयर में है। ठीक है, ओके। तो इस हाल में देखिए, इसका इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, इस कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इस कंपोनेंट को भी कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इस कंपोनेंट को भी कैंसिल करने, ये तीन कंपोनेंट को फोर्स के तीन कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो इसके ऊपर भी फोर्स कैसी रहेगी? डाउनवर्ड ही रहेगी, नेट फोर्स, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है ना। बाकी कंपोनेंट्स इसके जो ये तीन कंपोनेंट है ये कैंसिल करने वाला ऊपर कोई नहीं। हाँ, एयर है, लेकिन एयर के पास इतनी डेंसिटी नहीं है कि इसको इस इंटर कोहेसिव फोर्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में है उसको कैंसिल कर सके। इतना इसके पास दम नहीं है, या इतने यहाँ पर वाटर एयर के मॉलिक्यूल नहीं है कि इसके मॉलिक्यूल को खींच सके। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस मॉलिक्यूल पर भी कौन सी नेट फोर्स लगेगी? डाउनवर्ड। तो मॉलिक्यूल बी पर भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, मॉलिक्यूल सी पर भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। देखिए, यही तो लिखा है हम लोगों ने। हाँ, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी 50% लिक्विड में और 50% एयर में है। लार्ज कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना। और अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल नहीं लिक्विड का, इसलिए कोई कोहेसिव फोर्स लगेगी नहीं, है ना। इस डिस्कशन से हमको ये मालूम पड़ा है कि इसके ऊपर भी लार्ज डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स इनवर्ड बोले तो पानी के अंदर, या डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर भी लगेगी। तो इस रिजल्ट से हमको क्या मालूम पड़ा? इस रिजल्ट से हमको ये मालूम पड़ा, ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग इसको। इस रिजल्ट से हमको ये मालूम पड़ा बच्चों कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर है, जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर है, उनके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कैसी लगे, वो क्या फील करते हैं? वो डाउनवर्ड फोर्स फील करते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस फिल्म पर होते हैं, ये इतनी सरफेस फिल्म पर जितने भी मॉलिक्यूल हो गए वो कैसी फोर्स फील करते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा? इससे हमको क्या मालूम पड़ा? इससे हमें मालूम पड़ा कि जो लिक्विड की सरफेस है वो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह रिएक्ट करती है ना। और वो अपने एरिया को कैसा करना चाहती है? कॉन्ट्रैक्ट, मानी कम से कम रखना चाहती है, मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहती है, और इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन इससे ये कैसा मालूम पड़ा कि ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स फील कर रही है तो जो है ये इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, ये कैसा मालूम पड़ा? तो देखिए, आप लास्ट लेक्चर आप मेरा याद कीजिए। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे?
ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और इनके ये भी मॉलिक्यूल इलास्टिक का है, ये भी मॉलिक्यूल इलास्टिक का है, तो इसके बीच में फोर्स है, इसके बीच में भी फोर्स है। अगर ये हम लोगों ने यहाँ पर ला लिए, ये मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ला लिए, ये मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ला ली, तो ये खिंचाव महसूस करेगी। आई बात समझ में? ये खिंचाव महसूस करते हैं, वापस अपनी जगह पर जाना चाहते हैं। इसको तो हमने इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये वापस अपनी जगह पर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जाते क्योंकि हमने इसको नीचे से पकड़ के रखा है, तो हम बोलते हैं खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा था? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी खिंचाव महसूस कर रहे हैं और इसके बीच में यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में खिंचाव महसूस कर रहे हैं और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी है। इसका मतलब इसकी सरफेस भी कैसी है? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की। इसकी सरफेस भी किस तरह बिहेव करती है? इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर हमारे समझ में आती है, अगर इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रही है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर, ये अगर इन सब के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ जाते? सोचिए ज़रा सा और बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए कि अगर इसके ऊपर फोर्स लग रही है तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ जाते? तो इसका बहुत आसान जवाब है, अगर ये इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और ये नीचे आ जाएंगे तो कोई ना कोई तो इसकी जगह ले लेगा ना। आई क्या बात समझ में? क्योंकि सरफेस तो बन नहीं है ना, क्योंकि दुनिया की कोई भी बॉडी देखिए उसका सरफेस होता है, आपके बुक का, आपके पेन का, आपके मोबाइल का, हर चीज़ का सरफेस तो होता है, सरफेस तो बनेगा ही। तो सरफेस बनाने के लिए किसी ना किसी मॉलिक्यूल को तो सरफेस पे रहना ही पड़ेगा। तो ये वही बेचारे मॉलिक्यूल होते हैं जो सरफेस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सरफेस बनानी होती है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है जिससे हम लोग ये प्रूफ लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखा था जिससे हम लोग ये बात को प्रूफ किए थे कि पानी की सरफेस किस तरह बिहेव करती है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और आज हमने ये एक और एग्जांपल देखे। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखकर मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ। ये हमने एक कंटेनर में पानी भरे, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने पानी भरे और इसको उल्टा 90 के डिग्री में रखे। ठीक है, याद रखिए गिलास के सामने कुछ भी नहीं है और जैसे ही हमने अब ये पेज हटाए तो पानी नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन पानी नीचे नहीं गिरा। आप बता सकते हैं पानी नीचे क्यों नहीं गिरा? हाँ, उसने हलाया, उसको थोड़ा सा फोर्स को डिस्टर्ब किया, इस वजह से गिरा हो, लेकिन देखिए एक वक्त तक वो पानी नहीं गिरा। देखिए ये जैसे ही उसने हटाया ये पेज, अब देखिए पानी नीचे नहीं गिर रहा है। पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइए। अब हम इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ऑब्वियसली गिर जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है हमारा सरफेस एनर्जी। देखते हैं अब हम लोग सरफेस एनर्जी किसे कहते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी किसे कहते हैं? ठीक है, ओके, तो इसके लिए 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइंड सरफेस एनर्जी। ओके, ये हमने एक कंटेनर कंसिडर किया है जिसके अंदर सब क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ये सब क्या भरा हुआ है? इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ओके, अब इसका कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए आप। ये मान लेते, ये जो बिल्कुल कंटेनर को लगा हुआ है यहाँ पर, ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके पास 1 जूल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 1 जूल एनर्जी है इसके पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एक जूल एनर्जी और दे दी, तो इसके पास 2 जूल एनर्जी हो जाएगी और वो यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसके पास अब एनर्जी कितनी होगी? 2 जूल। इसके पास स्टोर हो जाएगी इतनी एनर्जी, 2 जूल एनर्जी, और यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने इसको एक और जूल एनर्जी दिया, 1 जूल और एनर्जी दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके पास हो जाएगी 3 जूल एनर्जी। ठीक है ना, 2 पहले और 1 अभी दिया, तो 3 जूल एनर्जी हो जाएगी। फिर और 1 जूल एनर्जी हमने दिया इसको, ये यहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसके पास एनर्जी कितनी होगी? 4 जूल। ठीक है, और 1 जूल एनर्जी दी है हम लोगों ने, तो अब इसके पास कितनी, तो ये और 1 जूल एनर्जी दी अब हम लोगों ने। अब ये क्या करेगा? अब ये हवा में उड़ जाएगा। आई बात समझ में? इस हवा में उड़ने को, इस पानी के मॉलिक्यूल का हवा में उड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। वेपर यानी कि भाप बन के ये क्या होगा? हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, हवा में उड़ेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है ये जो लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है इससे मतलब है। इसके पास एनर्जी देखिए कैसी है, कैसी है? एक्सेस एनर्जी है। बाकी मॉलिक्यूल के मुकाबले इसके पास एनर्जी कैसी है? एक्सेस एनर्जी है। एंड दिस एक्सेस एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? द एक्स्ट्रा एनर्जी, कैसा लिखेंगे हम लोग इसको?
the extra energy of the molecule on the surface layer of a liquid is called as surface energy of the liquid, है ना। इसके पास की जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है और ये जो एक्सेस एनर्जी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस की एनर्जी कहते हैं। ओके, इसका ऐसा यूनिट होगा जूल। और याद रखिए ये स्टोर एनर्जी है, ठीक है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, बहुत बार पूछा है ये कि, और क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, तो उसको डिफाइन करने का इसके ऊपर 1 मार्क मिलेगा आपको, है ना। एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। और ई, सरफेस एनर्जी को अगर हम ई से डिनोट करते हैं, ई और टी के बीच में ये क्या बोल रहा है, रिलेशन बनाओ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिफाइन सरफेस एनर्जी एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। ये क्वेश्चन को ऐसा ही पूछ सकता है कि शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज न्यूमेरली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, अभी प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने इसको समझा है, ठीक है। अब जो रिलेशन बनाना है वो रिलेशन को देखिए। हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है, ये हो हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये ठीक है, ये रेड कलर से जो बनाया मैंने, ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम। इसको नाम दे देते हैं हम लोग P, इसको नाम देता हूँ मैं Q, इसको नाम देता हूँ मैं R और ये S। 4 आर्म्स हो गए इसके, एक PQ एक आर्म, PR एक आर्म और RS एक आर्म, तो टोटली हो गए 3 आर्म, 3 आर्म। ये तीनों आर्म फिक्स है, लेकिन ये जो QS आर्म है ये बहुत स्पेशल आर्म है, ठीक है। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि स्लाइडर की तरह काम करता है। स्लाइडर की तरह काम करता है मतलब ये मूवेबल है। कैसा है ये आर्म, मूवेबल आर्म है। ये आर्म जो है ये कैसा है, ये मूवेबल आर्म है, ठीक। ओके, मतलब ये थोड़ी सी फोर्स लगाकर ये इधर भी मूव हो सकता है और फोर्स लगाकर ये इधर भी मूव हो सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसको हमने, तो ये एक चौथा आर्म है, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को पानी में डुबोया, सोप वाटर में, ठीक है ना। साबुन का झाग बनाया और उसमें डुबाया, और डुबाकर हमने इसको निकाला, तो इसके ऊपर एक ऐसी वाटर की एक फिल्म तैयार हो जाएगी, है ना। वाटर की एक सरफेस तैयार हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देंगे सरफेस फिल्म, ठीक है। इसके ऊपर तैयार हो जाएगी। जैसी ये फिल्म तैयार हो जाएगी तो ये जो Q और S है ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर मूव हो जाएगा, यहाँ से हटकर ये यहाँ पर मूव हो जाएगा, का यहाँ पर मूव हो जाएगा, ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि ये जो QS था जो कि इनिशियली यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ से हटकर ये यहाँ से हटकर ये यहाँ पर क्यों आ गया, ऑटोमेटिक क्यों आया। हाँ, अब इसको समझिए आप, ये इधर हल्का सा मूव क्यों हुआ। देखिए जैसे इसके ऊपर पानी की सरफेस बनी, तो पानी की सरफेस किस तरह बिहेव करती है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या चाहती है, अपने एरिया को छोटे से, अपने एरिया को छोटा करना चाहती है। अपने एरिया को छोटा कैसा करेगी, देखिए यहाँ पर इसका एरिया बड़ा है, ठीक है, और ये जैसी मूव इधर हो जाएगी तो इसका एरिया कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसा हो जाएगा, छोटा। अब देखिए हम लोगों ने लिखा क्या है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर PQRS। ये PQRS, ये PQ और ये RS, ये हम लोगों ने एक फ्रेम कंसीडर किया। इट इज फिटेड विथ मूवेबल आर्म QR, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो डायग्राम देखिए। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़े से नाम आगे पीछे कर दिया है, लेकिन कोई बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि बेसिकली नाम ही तो है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर किया है हम लोगों ने। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है PQ RS, ठीक है। इसमें PQ PS और SR ये कैसे आर्म है, मूवेबल आर्म, ये नॉन मूवेबल आर्म है। और ये जो QR है ये मूवेबल आर्म है। ये जो QR है ये थोड़ा सा PS की तरफ
मूव होगा। क्यों? क्योंकि पहले इसका एरिया बड़ा था, अब एरिया को कम करने के लिए इधर मूव होगा। देखिए ये लिखा हमने, कंसिडर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर पी क्यू आर एस, इट इज फिटेड विद अ मूवेबल आर्म क्यू आर। ये जो क्यू और ये जो आर है ये कैसा है? मूवेबल है ना। इसकी जो लेंथ है, ये जो क्यू आर है इसकी लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, इस फ्रेम को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया है। ड्यू टू दिस रीजन अ थिन फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म ऑन द रेक्टेंगुलर, इसके ऊपर एक फिल्म तैयार होगी, है ना। सरफेस टेंशन होने की वजह से इसका एरिया कैसा कम करना करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और क्यू आर को इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज पी एस के डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहां पर ये जो मूव करेगा इसकी जो फोर्स है ये है एफ सी, दैट इज कोहेसिव फोर्स। मुझे मालूम करना है ये कोहेसिव फोर्स। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम लोग। मुझे मालूम करना है ये कोहेसिव फोर्स जो है, ये कोहेसिव फोर्स एफ सी ये कितनी है? ये कोहेसिव फोर्स एफ सी ये इज इक्वल टू कितना? तो सरफेस टेंशन बाय यूजिंग द डिफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, टी इज इक्वल टू होता है एफ बाय एल, वेयर एफ इज कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और एल इज लेंथ, ये है हमारी लेंथ। ठीक है, और टी इज सरफेस टेंशन। ओके, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां कितनी लेंथ है इसको आप समझिए। एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये आपका मोबाइल है। ठीक है, इस मोबाइल को कितनी सरफेस है? तो एक सरफेस ये डिस्प्ले वाली और एक सरफेस ये बैकग्राउंड बैटरी वाली। तो कितनी सरफेस है इसको? 2। तो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को भी कितनी सरफेस होगी? 2। एक ये सामने वाली जो हमको दिख रही जिसकी लेंथ है एल, और एक बैकग्राउंड में इसके पीछे वाली सरफेस वो होगी दूसरी, है ना। तो टोटल कितनी सरफेस है? 2, है ना। तो एक सरफेस की लेंथ अगर एल है, इस सरफेस की लेंथ अगर एल है तो इस सरफेस की भी लेंथ कितनी होगी? एल। यानी कि यहाँ टी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन कितना लिखना पड़ेगा हमको? ट्वाइस एल। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 सरफेस है। एक सरफेस की लेंथ अगर एल है तो 2 सरफेस की लेंथ कितनी होगी? ट्वाइस एल, दैट इज टी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ट्वाइस एल। तो एफ सी किसके बराबर हुआ? टी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल। ठीक है ना, ये होगी हमारी कोहेसिव फोर्स की। अब हमने क्या किया, इस कोहेसिव फोर्स के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, एफ डैश। ये एफ डैश फोर्स अप्लाई किया, है ना। ये एफ डैश किसके बराबर है? एफ के बराबर है, एफ सी के बराबर है। कोहेसिव फोर्स के इक्वल है और कैसी है? अपोजिट है। अपोजिट है तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस आएगा, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन से यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो हमने इसके अगेंस्ट एक और फोर्स लगाया और ये फोर्स कैसी? हमारी एक्सटर्नल, क्योंकि हमने लगाया इसको, एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, हाँ। तो ये फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस, ये पहले क्यू आर यहाँ पर था और ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लेते हैं हम लोग dx डिस्प्लेसमेंट, और इस dx डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाया बच्चों हम लोगों ने और इसको डिस्प्लेस किया dx, है ना। और इसको टाइम भी लगा होगा dt। ठीक है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। तो dt टाइम में हम लोगों ने इसको dx डिस्प्लेसमेंट किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया dx। और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होता है? वर्क डन, dw। क्यों dw लिखा, w क्यों लिखा, d क्यों लिखा? क्योंकि छोटे से टाइम में किया हम लोगों ने, छोटा सा काम, dw। ओके, हाँ। अब देखिए ये फोर्स की जो वैल्यू है, मैं इसकी जगह एफ टी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल लिख सकता हूँ, क्योंकि कोहेसिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स हमारे इक्वल और अपोजिट है ना। तो ये एफ डैश की जगह मैं लिखता हूँ टी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल मल्टीप्लाइड बाय dx। आपको उम्मीद है ये स्टेप समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये स्टेप को और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं बताऊंगा। एक और बार रिवीजन भी दूंगा मैं इसके ऊपर और नोट्स भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो अब हमारे पास dw की जो वैल्यू आ गई वो है t मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल dx। याद रखिए ट्वाइस एल क्या है? इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की लेंथ ही है, ये लेंथ है l। आई बात समझ में? और dx क्या है? ये इतना एरिया dx है। ठीक है, और लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? विड्थ है ना। और लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ क्या होता है? एरिया, एरिया। सो ट्वाइस एल dx की जगह मैं लिख सकता हूं एरिया, और ये t जैसा का वैसा और ये dw जैसा का वैसा। लेकिन मैं सिर्फ इसको a नहीं लिखूंगा, मैं इसको dA लिखूंगा।
अब सवाल उठता है ये डी ए क्यों लिखे, ये डी का मतलब क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बहस करते हैं। देखिए जब ये यहाँ पर था तब इसका एरिया इतना था बच्चों, ठीक है ना, तब इसका एरिया था ए। हमने इसको फोर्स लगा के इसका एरिया में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अब इसका एरिया हो गया इतना बड़ा, है ना। या मैं बोल सकता हूँ इसके एरिया को हमने इतना इंक्रीज कर दिया है, इतना जो है हमने इसके एरिया को क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया है या चेंज कर दिया है। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोगों ने लिखे चेंज इन एरिया, दैट इज डी ए। समझ में आ गया आपको? तो डी ए क्या है हमारा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको न्यूमेरिकल में ध्यान में आएगी, न्यूमेरिकल के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ चेंज इन एरिया है हमारा डी ए, या हम इसको इंक्रीज इन एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, चेंज इन एरिया डी ए। अच्छा, अब आगे और बात को समझिए, इस मोबाइल की हमको ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब आगे और बात को समझिए, इसके थोड़ा सा हमने इसको फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर यहाँ से यहाँ पर खींचा, ये है हमारी एफ डैश फोर्स हो, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, ये काम किया, तो इस काम के लिए हमको एनर्जी भी तो लगी होगी, है ना कुछ तो एनर्जी लगी होगी ना इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए। हमारी एनर्जी कहाँ गई? बिकॉज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये काम करने के लिए जो हमने एनर्जी लगाया है, लेट से क्या वो है ई एनर्जी, वो कहाँ गई? बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गई, हमारी एनर्जी इस सरफेस फिल्म की एनर्जी बन गई, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के लिए जो हमने काम किया डी डब्ल्यू, उसमें जो हमको एनर्जी लगी है ई, वो किसके बराबर होगी? डी डब्ल्यू के बराबर होगी, क्योंकि जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी होगी। सो डी डब्ल्यू की अगर मैं ई लिखता हूँ और ई इज इक्वल्स टू लिखता हूँ टी डी ए, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी डी ए, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू टी डी ए। तो यही तो रिलेशन हमको बताना था ई और टी के बीच में। आगे बात समझ? हाँ, अब एक और बात ध्यान में रखिए, यहाँ से हम टेंशन टी की एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, वो है टी इज इक्वल्स टू ई बाय डी ए। ये टी यहाँ जैसा का वैसा और ये डी ए इसके इधर चला गया, सो ई इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू ई बाय डी ए, ठीक है। दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखिए ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, है ना, शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये हम लोगों ने प्रूफ किया है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहाँ पर लिख भी दे देते हम लोग, थोड़ा सा हेंस्ड प्रूफ, ये लिखना हमको बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स में, हेंस प्रूफ। ओके, अब एक और बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था, और सरफेस टेंशन को डिफाइन करके हमने उसका यूनिट बनाया था, ये देखिए यहाँ पर हमने उसका यूनिट बनाया था न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन का यूनिट बनाया था न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ सरफेस टेंशन का एक और यूनिट, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और एरिया है, ये चेंज इन एरिया बेसिकली एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये टेंशन का एक और यूनिट हो गया, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको, ध्यान में रखना आप इस बात को कि टेंशन के दो यूनिट होते हैं, एक न्यूटन पर मीटर और एक जूल पर मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ, लेकिन एक और सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि एक ही क्वांटिटी के दो यूनिट कैसे हो सकते हैं? एक ये यूनिट और एक ये यूनिट, दो यूनिट एक क्वांटिटी के, तो क्यों नहीं हो सकते भाई? मास के दो यूनिट नहीं होते क्या? मास को आप ग्राम में भी मेजर करते हो और किलोग्राम में भी मेजर करते हो, नहीं, और टन में भी मेजर करते हो, ठीक है। तो एक क्वांटिटी के एक से ज़्यादा यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो यूनिट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड एनर्जी। इसकी नोट्स देख लेते हम लोग, और आज हमने जितना भी पढ़े उसका बुक में देख लेते, बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, देखिए हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने थोड़ा सा एक और बार इसके ऊपर रिवीजन कर लेते हम लोग, फिर बुक में जो लिखा है वो देख लेते। तो हमने क्या किया, एक पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर किया है ना, उसको पानी में डुबाया, उसके ऊपर एक सरफेस फिल्म तैयार होगी, ठीक है। हाँ, और जैसी सरफेस फिल्म तैयार हो, हमने देखा क्यू आर हल्का सा आगे की तरफ ये पी एस के साइड मूव हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया, है ना। उस वक्त इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एफ सी काम कर रही थी, है ना।
ये क्यों हुआ आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, तो ठीक है ना। तो ये एफ सी की वैल्यू कितनी हुई, एफ सी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल। ट्वाइस एल के लिए आपको पता है क्योंकि दो सरफेस है, ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश, है ना, ये होगी एफ डैश, और इसको डिस्प्लेसमेंट किया dx, है ना। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है dw, बेसिकली हमने उसके ऊपर काम किया, है ना। एफ डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ ये एफ सी की वैल्यू, क्योंकि दोनों कैसे है, इक्वल और अपोजिट है, तो मैंने लिखा टी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल, और ये dx यहाँ जैसा का वैसा, तो dw इज इक्वल टू, अब ये t की जगह लिखा मैंने ये वैल्यू टी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एल, और ये dx जैसा का वैसा, है ना। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया, क्योंकि चेंज इन एरिया, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा dA, सो dw इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय dA, ठीक है। ये काम करने के लिए हमको जो एनर्जी लगी वो है E, देयरफॉर E इज इक्वल टू, जितना काम करेगी उतनी एनर्जी लगी, देयरफॉर dw काम किया तो एनर्जी कितनी लगी E, देयरफॉर E इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय dA, एंड T इज इक्वल टू E बाय dA। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड एनर्जी। अब देख लेते हैं हम लोग बुक में क्या क्या लिखा आज जो हम लोगों ने पढ़े, और नोट्स में क्या क्या। ओके, तो ये तो नोट्स है, बुक में देख लेते हैं हम लोग। तो है ना, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर लेवल पर प्रूफ करने की कोशिश किया कि सरफेस की जो लिक्विड होती है वो कैसी बिहेव करती है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। फिर ठीक है, फिर हमने सरफेस टेंशन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था पहले लेक्चर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था सरफेस टेंशन, तो अब मैंने इसको यहाँ पर बताया नहीं, ठीक है। देखिए T इज इक्वल टू एफ बाई एल पहले डिफाइन हो गया था हमारा, ओके। फिर हम लोगों ने सरफेस एनर्जी पढ़ा हम लोगों ने, तो ये एक्सेस एनर्जी जो रहती है ना सरफेस की लेयर की, वो क्या कहलाती है, सरफेस एनर्जी कहलाती है, ठीक है, ओके। फिर हमने सरफेस रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन पढ़े, ठीक है, और ये रिलेशन बनाया सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी डी ए। नोट्स देखना चाहते हैं तो आप नोट्स देख लीजिए मेरी, और नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे, यहाँ ही देख लेते हैं हम लोग, कोई ऐसा दिमाग का न्यूमेरिकल नहीं है, नहीं एक्चुअली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये न्यूमेरिकल देखेंगे, और इस जैसे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जाते आते, आपके लाइक और जो है सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ आप मुझसे ढेर सारे क्वेश्चन करें। आपके दिमाग में जैसा भी फालतू क्वेश्चन आता हो, जितना भी फालतू क्वेश्चन आता हो, आप ज़रूर मुझे पूछिए, है ना। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। कॉल करने की आप गलती मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको व्हाट्सअप करने का त्रास आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर कीजिए। मैं सारी नोट्स जैसे ही मेरा जो है ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, या यूनिट कंप्लीट होने के बाद या बीच में ही कभी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।